हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को समझ लिया है। न्यूट्रिशन में हमने देख लिया कि कैसे हमने फूड को खाया था। रेस्पिरेशन में हमने उस खाए हुए फूड से एनर्जी भी डिराइव कर ली। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं, उन सेल्स को जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो उन तक कैसे पहुंचाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, या इनफैक्ट 10th की बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के संदर्भ में बातें करते हैं, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी सिमिलरली हम प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात भी करेंगे और एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात भी करेंगे। इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है कि जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उनको बॉडी के एक हिस्से से ले जाकर किसी दूसरे हिस्से तक पहुंचाना जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से, कि प्लांट की बॉडी में किस तरह चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है और क्या क्या ज़रूरत होता है प्लांट्स को, जो भी मतलब इसेंशियल चीज़ें हैं क्या क्या हैं वो एक्चुअल में जिनकी भी ज़रूरत है प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए, प्लांट्स में हम सभी को पता है एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो समझिए, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस यानी कुछ भी बनाना। तो प्लांट्स लाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा प्लांट फूड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकालता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स, इनफैक्ट प्लांट को जो भी मिनरल्स चाहिए हैं वो कैसे प्लांट की बॉडी के अंदर जाते हैं, और ये फूड जो बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिजल्ट जो फूड है ये प्लांट के हर एक सेल तक कैसे पहुंचाया जाता है, उन सब की बात हम इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में करने वाले हैं। प्लांट्स को एनिमल्स के कंपैरिजन में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनिमल्स होते हैं मोबाइल, यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते हैं, पर प्लांट्स एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। इनकी बॉडी में ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं, जिस वजह से इनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस प्लांट्स में थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स में ये जो एयर है, प्लांट्स में जो एयर है इसका अब्जॉर्प्शन रूट्स करती हैं, स्टेम भी करती है और साथ में लीव्स भी। मैंने आपको बताया था जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर कर रहे थे, ये जो एयर है मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़रूरत होती है प्लांट को। पूरे एयर का इंटेक करता है प्लांट, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या होता है, देखो, ये एयर को रूट्स भी अब्जॉर्ब करती हैं, स्टेम भी अब्जॉर्ब करता है और लीव्स भी अब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट ब्रांच्ड होता है ना, वो पूरा एक्सपोज्ड होता है, उसके सारे पार्ट्स एयर में एक्सपोज्ड होते हैं। तो स्टेम से भी एयर अंदर आती है लेंटिकल्स के थ्रू, रूट से भी एयर अंदर आती है रूट हेयर्स के थ्रू, और लीव्स से भी एयर अंदर आती है स्टोमेटा के थ्रू। तो एयर यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंपोनेंट की तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्लांट के लगभग सारे पार्ट्स इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इतनी बात समझ आई। अब वाटर, हाँ, वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। प्लांट्स में वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। जो छोटे से पौधे हैं जिनकी काफ़ी छोटी हाइट है, उनके यहाँ पर ऐसे ज़मीन के नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में पानी के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अब ये जो रूट हैं इसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है और बाहर के एटमॉस्फेयर में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि रूट के अंदर मूव कर देता है, और फिर ऐसे ही सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल ओस्मोसिस होते होते हर एक जगह तक, मतलब जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर पहुँच जाता है वाटर। लेकिन जो बहुत लंबे प्लांट्स हैं जैसे कोकोनट हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जिनकी बहुत लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं, उनमें क्या होता होगा? छोटे प्लांट्स में तो नॉर्मल डिफ्यूजन से चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाटर को बहुत कम डिस्टेंस कवर करना है, पर बड़े बड़े प्लांट्स के साथ क्या होता होगा? बड़े बड़े प्लांट्स में प्रॉपर वास्कुलर सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। प्रॉपर टिश्यूज़ हैं जो पानी को रूट से लेकर हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। जो लीफ में खाना बन रहा है और उसको हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, ऐसे टिश्यूज़ भी हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो इतनी बात तो हमें समझ आई कि प्लांट में एयर के ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर को ज़्यादातर पार्ट्स प्लांट के एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। प्लांट में ज़रूरत है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की, साथ में मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। इतनी बात क्लियर? तो पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है? तो पानी को एक जाइलम नाम का टिश्यू रूट्स से हर सेल तक लेकर जाता है। कौन सा टिश्यू? जाइलम। प्लांट्स में दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम फूड का। फ से फूड, फ से फ्लोएम, याद रखना। तो जाइलम नाम का टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन करता है। जाइलम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जाइलम एक टिश्यू है, टिश्यू सेल्स से मिलकर बना होता है। तो जाइलम टिश्यू कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार के सेल्स होते हैं मेनली। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये मैं बस आपको 9th क्लास की बातें रिकॉल करवा रही हूँ। यहाँ पे हमें सबके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकाइड्स या ट्रेचाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स की बात हमें नहीं करनी क्योंकि ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प नहीं करते। वाटर का कंडक्शन सिर्फ जाइलम वेसल्स और ट्रेचाइड्स ही करते हैं। जाइलम एक टिश्यू है, ये 4 टाइप के सेल्स से मिलकर बना है, जिसमें से ये दोनों सेल्स ही वाटर की कंडक्शन और मिनरल्स की कंडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जाइलम वेसल्स जो हैं ये कुछ ऐसे एंड टू एंड जुड़े होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से सेल्स होते हैं, ये एंड टू एंड ऐसे जुड़े होते हैं। इन सेल्स के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई साइटोप्लाज्म होता है। इनके पास कोई न्यूक्लियस, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, बस ये एंड टू एंड ऐसे जुड़े होते हैं। और इनके जो एंड्स हैं, एक सेल का जो एंड है ये टूटा हुआ होता है कुछ इस तरह से। जब ये सेल्स के एंड ही टूट जाएंगे तो ये पूरा एक सेल एक खाली पाइप जैसा फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अ हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। एक खाली पाइप, खाली कंडक्टिंग पाइप जैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। कौन? जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स में सेल एंड टू एंड जुड़े होते हैं और वो जो एंडिंग होती है उनकी वो रप्चर्ड होती है, टूटी हुई होती है। इट फॉर्म्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसी पाइप में पानी बैठेगा और हर जगह पहुंचेगा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरे प्लांट में फैला होता है हर जगह पर। ठीक है, जाइलम वेसल्स के साथ ही में ट्रेचाइड्स होते हैं। ट्रेचाइड्स ये स्पिंडल शेप के होते हैं, इनका शेप ऐसा इलोंगेटेड नहीं होता, स्पिंडल शेप के होते हैं और इनमें पिट्स होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जाइलम वेसल्स के ऊपर ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं ना,
इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और इस सेल्यूलोज के सेल वॉल के बाहर लिग्निन होता है। लिग्निन हमने 9th में भी पढ़ा था। लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंटिंग सा मटेरियल है, प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जाइलम वेसल्स में लिग्निन की डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज के सेल वॉल के बाहर। कई कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये लिग्निन की मात्रा कम होती है। ऐसे लिग्निन की मात्रा कम होती है, इनको हम पिट्स बोलते हैं। पिट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसके सेल वॉल में छेद है। पिट्स का मतलब है कि वहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन कम है, यानी कि वहाँ पर लिग्निन कम डिपॉजिटेड है, राइट। जाइलम वेसल्स में कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं कि सेल एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एंड्स उनके टूटे हुए होते हैं, दे फॉर्म अ हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। उस सेल्यूलोज के ऊपर लिग्निन की कोटिंग होती है। कहीं कहीं पर वो कोटिंग मिसिंग होती है तो उनको हम पिट्स बोल देते हैं, ठीक है। इनके बाजू में ही साथ में ट्रेचाइड्स नाम के ऐसे सेल्स होते हैं, इनमें एक्चुअल में पिट्स होते हैं। इनमें एक्चुअल में पिट्स होते हैं। इनके ऊपर भी लिग्निन की डिपोजिशन होती है, पर इनमें वाकई में ऐसे छेद होते हैं। ये जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, ये सारे साथ में लगे होते हैं पूरे प्लांट के अंदर। तो देखो क्या होता है, पानी इस जाइलम वेसल्स में बैठता है और हर एक सेल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर भी ट्रेचाइड्स में भी पानी फ्लो करता है और इन पिट्स के थ्रू होते हुए पास होता है प्लांट में। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे होता है ये पूरा मैकेनिज्म? तो हम इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे अब कि कैसे रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और क्यों करती हैं, क्यों अब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, ये किसी भी प्लांट की रूट्स है, मान लीजिए। रूट्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है रूट हेयर। ये ऐसे कुछ रूट्स में स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिनको कहते हैं रूट हेयर। यहाँ पर पूरी स्टेम होती है और उसके बाद ये लीफ, ठीक है। देखिए, अब ये जो रूट हेयर हैं, इसके आसपास ऐसी सॉइल है जिसमें पानी के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाहर, यानी कि रूट हेयर के आसपास पानी की कंसंट्रेशन हाई है ना, पानी की कंसंट्रेशन हाई है, और इस रूट हेयर के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो रूट्स क्या करती हैं, पहले मिनरल्स और वाटर, ये सब पानी में ऑलरेडी घुला हुआ है। जो रूट के आसपास जो पानी के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, उसमें मिनरल्स भी घुले हुए हैं और वाटर भी है उसके अंदर। तो देखिए, प्लांट की रूट क्या करती है, पहले आसपास से आयंस को अब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत सारे फ्री आयंस हमारी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, नाइट्रोजन आयंस, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं हमारी सॉइल में। प्लांट्स की रूट्स आयंस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब क्या है, रूट के अंदर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और पानी की कंसंट्रेशन कम है अभी। तो पहले आयंस का अब्जॉर्प्शन होता है। आयंस का अब्जॉर्प्शन यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रूट्स के अंदर बढ़ गई। इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मैच करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए पानी का अब्जॉर्प्शन रूट के अंदर हो जाता है। क्या कहा मैंने, पहले रूट आयंस को अब्जॉर्ब करती हैं जिससे कि सॉल्यूट डिफरेंस आ जाता है। एक यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है ना, रूट के अंदर आयंस की मात्रा ज़्यादा है, तो बाहर का सारा पानी रूट्स के अंदर मूव होने लगता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। नॉर्मल डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जब कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर से रूट के अंदर मूव होने लगता है। फिर ऐसे ही सेल, हर एक सेल में इस तरह से डिफ्यूजन होता रहता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक सेल है, इसने अभी अभी पानी को अब्जॉर्ब किया तो इसके पास पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और दूसरे वाले सेल के पास कम है, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस तरह से ये मूवमेंट होती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी होती है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से मूवमेंट। ट्रांसपिरेशनल पुल, नाउ व्हाट इज दिस ट्रांसपिरेशनल पुल? लीव्स में कुछ होल्स होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटा से गैस के अलावा बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी इवेपोरेट हो रहे होते हैं। दिन के समय जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और गर्मी होती है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत सारे
स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई होगी, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर एक जाइलम वेसल नाम का कोई कंडक्टिंग टिश्यू भी होगा, मैंने अभी बताया आपको, पूरे प्लांट में बिछे होते हैं, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल्स। तो क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स लीव्स को छोड़ के बाहर निकल गए स्टोमेटा से, और पानी की कंसंट्रेशन यहाँ जाइलम के टॉप पर कम हो गई। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। यहाँ पे पानी का प्रेशर कम हो गया ना, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया। इसकी वजह से रूट हेयर्स ने जो पानी को अब्जॉर्ब किया है, ये पानी ऊपर की डायरेक्शन में मूव होने लगता है जाइलम वेसल्स में बैठकर, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। यहाँ पर पानी का हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी अब्जॉर्प्शन हुई है पानी की, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होने लगता है, ऑपोजिट द ग्रेविटी। पानी इस तरह से मूव होने लगता है, और यहाँ पे जो भी पानी गया है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा होता है, पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होने लगता है। तो इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि रूट से जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचता है। इस तरह से जो प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। दो कारण की वजह से, एक तो यहाँ पर रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, बाहर पानी का हाई कंसंट्रेशन है और रूट्स के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो ओस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी मूव होता है। और दूसरा यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, यहाँ से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स स्टोमेटा के थ्रू निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जाइलम वेसल का जहाँ पे लीफ वाला एंड है वहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो पानी क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होने लगता है। तो इस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में। वाटर की और मिनरल्स की, बेसिकली वाटर और मिनरल्स सब घुल मिल के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वाटर के साथ मिनरल्स घुले हुए होते हैं। तो वाटर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्लांट्स में मूव होता है, विच इज़ बॉटम टू टॉप। और रास्ते में जो भी ब्रांच या फिर जो भी नीडेड एरिया, मान लो यहाँ पर एक फ्रूट है तो रास्ते में अपना पानी इस तरफ देते जाएगा। वो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है कि पानी की यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो पानी की टेंडेंसी होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में वो मूव होने लगता है। एक ही डायरेक्शन में पानी की जो है मूवमेंट होती है प्लांट्स में। ये तो हो गया कि पानी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। हमें पता है कि जो खाना है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं या फिर जो ऐसे पार्ट्स हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, वहाँ तक खाना कैसे पहुँचता होगा। ठीक है, तो खाने का ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया फ्लोएम नाम का एक टिश्यू करता है। फ्लोएम नाम का टिश्यू फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। बेसिकली ये दोनों सेल्स मिलकर फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये सेल्स भी एंड टू एंड जुड़े होते हैं, पर इनके जो एंड्स हैं वो पूरी तरह से रप्चर्ड या टूटे हुए नहीं होते, पर इनके एंड्स में ऐसे होल होते हैं, ऐसे। तो इस पूरे पोर्शन को हम एक सीव प्लेट कहते हैं, सीव प्लेट। और इस सीव प्लेट में काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो अपना खाना है वो मूव होता है। ये एक सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के जस्ट बगल में कंपेनियन सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन सेल का ऐसा स्पिंडल शेप होता है, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, दे हैव नो न्यूक्लियस बट दे हैव साइटोप्लाज्म। इनके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बल्कि कंपेनियन सेल्स के पास देख सकते हैं आप जैसे कि दे हैव न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस के अलावा कई सारी और भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब में सेल के नीचे वाली वॉल रप्चर नहीं होती, पर इनमें छेद होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं जिसमें जो हमारा फूड है वो मूव कर पाए ताकि आराम से पास हो पाए पूरे सेल में फूड। तो देखिए आप ध्यान से,
मान लीजिए ये कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि जहाँ पे भी खाना बनता है। मान लीजिए ये लीफ है और यहाँ पे खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर जो फूड बना है इसको यहाँ सीव ट्यूब में ऐसे लोड किया जाएगा, और ये लोडिंग खुद ब खुद नहीं होती, प्लांट इसमें एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस फूड को यहाँ सीव ट्यूब में लोड किया जाएगा। ठीक है, जब सीव ट्यूब में खाना एक बार लोड हो जाएगा तो मान लीजिए कि प्लांट का यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। मान लो कोई फ्रूट है, इसको बड़ा होने के लिए अभी एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये हमारा टारगेट एरिया है, यहाँ पे हमें खाना मांगता है। ठीक, ये टारगेट एरिया है। तो प्लांट ने क्या किया, इस खाने को सीव ट्यूब में यहाँ पर लोड किया। अब ये जो फ्लोएम है इसके बगल में ही ऑब्वियसली जाइलम भी होता होगा, तो जाइलम जो टिश्यू है वो कुछ इस तरह से इसके बगल में होगा प्रेजेंट। मैंने थोड़ा वो बना दिया, चलिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम भी एक हॉलो पाइप की तरह है, राइट। सारे ये टिश्यूज एक जगह ही प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया है फूड। फूड अगर ना लिखे, अगर स्पेसिफिक ज़्यादा रहना है तो हम सुक्रोज लिखेंगे इसे। सुक्रोज के फॉर्म में ये जो खाना है बनता है यहाँ पर, इसको सीव ट्यूब्स में लोड किया जाता है। अब यहाँ पर फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई हमारे सीव ट्यूब्स में, तो क्या होता है, बगल में यहाँ पर जाइलम भी होगा जिसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब फूड यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन यहाँ पर ओस्मोसिस के थ्रू जाइलम से ये जो पानी है ये इस तरफ मूव होने लगता है। तो यहाँ पर वाटर भी आ गया प्लस सुक्रोज भी आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, इस रीजन में एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पर फूड यानी सुक्रोज के आने की वजह से, वाटर के प्रेजेंस की वजह से भी हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। अब इस हाई प्रेशर रीजन से सुक्रोज और वाटर ये सब लो प्रेशर रीजन्स की तरफ मूव होने लगेंगे। ये भी एक टारगेट एरिया है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली यहाँ के कंपैरिजन में एक लो प्रेशर होगा, तो खाना क्या करेगा, जाएगा हर जगह लो प्रेशर रीजन में। तो साथ साथ में यहाँ पर भी एक लो प्रेशर रीजन है, तो यहाँ पर भी फूड खुद को और पानी को जो भी है वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है इस पार्ट की, उस चीज़ को यहाँ पर डिलीवर कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है तो फूड को यहाँ पर डिलीवर कर देगा। जो इस पार्ट की, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट की नीड है वो पूरी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस है पूरा, जिसके मदद से प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम नाम के टिश्यूज़ कराते हैं। फ्लोएम नाम के टिश्यूज़ बेसिकली दो, ये 4 टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, पर सिर्फ 2 ही सेल्स हैं जो फूड के कंडक्शन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को, ये जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन है इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स ही ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं। सीव ट्यूब्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। और इन सीव ट्यूब्स में कुछ सीव प्लेट्स लगे होते हैं जिनमें होल्स होते हैं जिससे कि खाना आराम से मूव हो पाए। तो ये लीफ एक फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो कैसे ये खाना पहुँचेगा इस फोटोसिंथेटिक पार्ट से एक नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट तक, क्या होगा, जो भी खाना बना है उसको सीव ट्यूब में लोड किया जाएगा। ये होगा एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, एटीपी का इस्तेमाल करेगा हमारा प्लांट। ठीक है, फूड को यहाँ पर लोड किया जाता है, बगल वाला जो जाइलम है उसमें से पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ सीव ट्यूब में मूव कर देता है, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर की तरफ हमारा ये पूरा सब्सटेंस मूव होने लगता है। ये जो टारगेट एरिया था यहाँ पर भी किसी चीज़ की कमी रही होगी, तो ये भी एक लो प्रेशर रीजन है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इस तरह से खाना मूव हो जाता है। ठीक है, तो 2 ही चीज़ें हमें पढ़नी थी, और साथ में ये फूड के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी मिले होते हैं और वाटर के साथ कुछ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन टारगेटेड एरियाज में होता है।
इस तरह से प्लांट में वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। आगे आने वाले वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो हर एक सेल तक कैसे पहुंचाई जाती हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है। सो आपको जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।